नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जिसने कह सकते हैं आधी सदी तक दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखा और जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, शीत युद्ध का दौर। ये वो दौर था जो दूसरे विश्व युद्ध की राख से जन्मा और समकालीन विश्व राजनीति की जैसे एक तरह से प्रस्तावना है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक किताब के अध्याय के कुछ हिस्से हैं। ये न सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा देते हैं बल्कि उनकी तह में जाने की कोशिश करते हैं, मतलब कैसे ये सब शुरू हुआ, इसकी असल प्रकृति क्या थी। हाँ। और क्यूबा मिसाइल संकट जैसी घटना इतनी अहम क्यों थी। हमारा इरादा यही है कि इस दौर के जो मुख्य स्तंभ हैं उन्हें समझें। जैसे दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, हाँ। उनका उदय, उनकी वो गहरी प्रतिद्वंदिता, फिर परमाणु हथियारों का डर और नाटो और वॉर्सो संधि जैसे गठबंधनों का पूरा जाल। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस दो ध्रुवीय व्यवस्था को गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम ने चुनौती दी, कैसे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग उठी। हाँ। और इस सब में भारत कहाँ खड़ा था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जटिल दौर जिसने दुनिया को बंटवारा और डर तो दिया पर शायद संयम का पाठ भी पढ़ाया, आखिर था क्या और ये आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो कहानी शुरू होती है 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। यूरोप तो जैसे खंडार बन चुका था, पुरानी जो ताकतें थी वो कमजोर पड़ चुकी थी। स्रोत बताते हैं कि कैसे दो तस्वीरें इस नए युग का प्रतीक बन गई। एक, इवो जिमा के टापू पर अमेरिकी सैनिकों का झंडा फहराना। हाँ, वो मशहूर तस्वीर। हाँ। और दूसरी, बर्लिन की राइक्सटाग इमारत पर सोवियत झंडा। ये सिर्फ जीत की तस्वीरें नहीं थी, ये आने वाले शक्ति संतुलन का कह सकते हैं ऐलान था। और इसी माहौल में अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया कि क्या ये वाकई जरूरी था। हाँ, इस पर दो राय मिलती हैं। अमेरिकी पक्ष कहता है कि भाई इससे युद्ध जल्दी खत्म हुआ और लाखों अमेरिकी और जापानी जानें बच गईं। अच्छा। लेकिन आलोचक, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, कहते हैं कि जापान तो वैसे भी हार मानने की कगार पर था। उनका मानना है कि असली मकसद शायद सोवियत संघ को अपनी बेजोड़ मिलिट्री ताकत दिखाना था, ताकि वो एशिया और यूरोप में ज्यादा न फैले। हाँ, ताकि युद्ध के बाद उसके बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाई जा सके। वजह जो भी रही हो, नतीजा तो साफ था। दुनिया में दो ऐसे देश उभर चुके थे जिनकी ताकत, पहुंच और महत्वाकांक्षाएं मतलब पहले कभी देखी नहीं गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। यहीं से शीत युद्ध का मंच तैयार होता है। लेकिन ये शीत युद्ध आखिर था क्या? क्या ये इसलिए शीत था क्योंकि इसमें सीधी लड़ाई नहीं हुई? हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। इसे शीत इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे तौर पर कोई बड़ी वैसी विनाशकारी गर्म लड़ाई नहीं हुई जैसी पहले दो विश्व युद्धों में हुई थी। अच्छा। लेकिन ये कोई शांति का दौर बिल्कुल नहीं था। ये असल में बहुत तेज कंपटीशन, गहरा तनाव, जासूसी, प्रोपेगेंडा वॉर और दुनिया भर में लड़े गए छद्म युद्धों का दौर था। प्रॉक्सी वॉर जिन्हें कहते हैं। मतलब जहां अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं भिड़ते थे बल्कि अपने अपने सहयोगियों के जरिए लड़ते थे। तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से तो बच गई, लेकिन एक लगातार तनाव की स्थिति बनी रही। और ये सिर्फ मिलिट्री या जमीन की लड़ाई नहीं थी, है ना? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये गहरा वैचारिक संघर्ष भी था। बिल्कुल, ये दो अलग अलग जीवन दर्शन, दो अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम की लड़ाई थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का हिमायती, और दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व वाला पूर्वी गुट जो समाजवाद और कम्युनिस्ट व्यवस्था को दुनिया के लिए बेहतर मानता था। तो ये सिर्फ जमीन या संसाधनों की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि समाज को कैसे चलाया जाना चाहिए। और इस पूरी लड़ाई पर एक भयानक साया मंडरा रहा था, परमाणु हथियारों का। हाँ, परमाणु हथियार इस संघर्ष का एक कह सकते हैं सेंट्रल एलिमेंट थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बम, जिनकी क्षमता 15 से 21 किलोटन TNT के बराबर थी, उन्होंने ही दुनिया को हिला दिया था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि 1950 के दशक तक तो दोनों महाशक्तियां हाइड्रोजन बम यानी थर्मोन्यूक्लियर हथियार बना चुकी थी। और वो कितने खतरनाक थे? उनकी क्षमता 10,000 से 15,000 किलोटन तक थी, मतलब हिरोशिमा बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी। बाप रे! तो क्या इसी आपसी विनाश के डर ने ही एक बड़े युद्ध को रोक कर रखा? हाँ, काफी हद तक। इसी को अवरोध या रोक और संतुलन, लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहा गया। दोनों साइड्स को पता था कि अगर एक ने हमला किया
तो दूसरा जवाबी हमले में उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए क्षमता रखता है। इसे मैड भी कहते हैं शायद, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल, आपसी सुनिश्चित विनाश। इस स्थिति में कोई जीत नहीं सकता था, इसलिए कोई भी पहला कदम उठाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसने फुल स्केल वॉर को तो रोका, लेकिन इसने हथियारों की खतरनाक होड़ शुरू कर दी। और दुनिया लगातार एक डर के साए में जीती रही। लेकिन क्या ये उम्मीद कि दोनों पक्ष हमेशा समझदारी से काम लेंगे हमेशा बनी रहती थी? क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई अब स्थिति हाथ से निकल सकती है? बिल्कुल लगा, और कई बार लगा। सबसे खतरनाक मौका शायद 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट था। हाँ, उसका जिक्र तो आता है बार बार। ये वो पल था जब दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध के कगार पर आ खड़ी हुई थी। हुआ क्या था उस समय, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखो, पृष्ठभूमि ये थी कि 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ने की एक नाकाम कोशिश की थी, बे ऑफ पिग्स आक्रमण। हाँ। तो सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका फिर हमला करेगा, इसलिए सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने कास्ट्रो के कहने पर 1962 में चुपचाप क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और ये अमेरिका के बहुत करीब था। हाँ, ये पहली बार था कि अमेरिकी मेनलैंड सीधे सोवियत परमाणु मिसाइलों की रेंज में आ गया था। और जब अमेरिका को इसका पता चला, जाहिर है हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकारों के तो होश उड़ गए। 3 हफ्तों तक दुनिया को भनक नहीं लगी, लेकिन जब अमेरिकी जासूसी प्लेन्स ने तस्वीरें ली तब पता चला। फिर कैनेडी ने फौरन क्यूबा की नेवल ब्लॉकेड का आदेश दिया ताकि और सोवियत जहाज मिसाइलें लेकर ना पहुंच सकें, और सोवियत संघ से कहा कि तुरंत मिसाइलें हटाओ। 13 दिनों तक पूरी दुनिया में सांस रोक के इंतजार किया। ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी चूक या गलतफहमी भी परमाणु युद्ध छेड़ सकती थी। हाँ, लेकिन खुशकिस्मती से पर्दे के पीछे बहुत गहन बातचीत चल रही थी। आखिरकार दोनों नेताओं ने पीछे हटने का फैसला किया। कैसे, क्या समझौता हुआ? ख्रुश्चेव मिसाइलें हटाने पर राजी हो गए। बदले में अमेरिका ने वादा किया कि वो क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, और बाद में चुपचाप तुर्की से अपनी मिसाइलें भी हटा लीं। ये वाला वादा गुप्त रखा गया था उस समय। अच्छा। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि ये अपरोध का तर्क कितना नाजुक हो सकता है। सही। और परमाणु युग में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। संकट ने यह भी साफ कर दिया कि दुनिया कैसे 2 खेमों में बटी हुई थी, और ये बंटवारा यूरोप में तो बहुत ही साफ दिखता था, है ना? हाँ, यूरोप तो जैसे शीत युद्ध का मेन अखाड़ा बन गया था। पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश जो अमेरिकी मदद, मार्शल प्लान से उभर रहे थे और सोवियत विस्तार से डरे हुए थे, उन्होंने मिलकर अप्रैल 1949 में नाटो बनाया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नाटो। ये एक मिलिट्री अलायंस था जिसका मूल सिद्धांत था कलेक्टिव सिक्योरिटी। अनुच्छेद 5 के तहत एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। शुरू में इसके 12 सदस्य थे। और इसके जवाब में फिर पूर्वी खेमे ने भी कुछ किया होगा। बिल्कुल। सोवियत संघ ने इसे अपने लिए खतरा माना, और 1955 में पूर्वी यूरोप के अपने कम्युनिस्ट साथी देशों पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया वगैरह के साथ मिलकर वार्सो संधि यानी वार्सो पैक्ट बनाया। तो अब यूरोप में 2 शक्तिशाली मिलिट्री गुट आमने सामने थे। हाँ, हथियारों से लैस, एक दूसरे पर शक करते हुए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इन महाशक्तियों को, जिनके पास इतनी ताकत थी, फिर भी छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? स्रोत बताते हैं कि इसके कई कारण थे। ये एक तरह का लेन देन था। महाशक्तियों के लिए ये छोटे देश जरूरी थे। किस लिए? पहला, संसाधनों के लिए, तेल, खनिज और दूसरी जरूरी चीजों तक पहुंच बनाने के लिए। दूसरा, उनकी लोकेशन के लिए, सैनिक अड्डे बनाने, हथियार तैनात करने और दूसरे खेमे की जासूसी करने के लिए जमीन। अच्छा। तीसरा, थोड़ा आर्थिक बोझ बांटने के लिए भी, मिलिट्री खर्चों में थोड़ी मदद मिल जाती थी। और चौथा, वैचारिक जीत के लिए, मतलब जितने ज्यादा देश आपके साथ, उतना ही आपकी विचारधारा, कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म, ज्यादा सही और पॉपुलर लगती थी। और छोटे देशों को क्या मिलता था इससे? छोटे देशों के लिए भी फायदे थे। उन्हें महाशक्ति से अपनी सुरक्षा का वादा मिलता था, मॉडर्न हथियार मिलते थे, और अक्सर अपने पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता था। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता था जिसमें जरूरतें और मजबूरियां दोनों शामिल थीं। और ये गठबंधनों का सिलसिला सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, सही कहा ना? नहीं, ये दुनिया भर में फैला। अमेरिका ने एशिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में सीटो और वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां सेंटो जैसे गठबंधन बनाए। और दूसरी तरफ उधर सोवियत संघ और चीन ने भी नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया लगभग पूरी तरह से 2 खेमों में बट गई है। लेकिन क्या ये टकराव सिर्फ गठबंधनों और विचारधारा तक ही सीमित था?
स्रोत शीत युद्ध के दायरों यानी अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर का भी जिक्र करते हैं। इसका क्या मतलब है? दायरे या अखाड़े, ये उन जगहों को कहा गया जहां इन दोनों विरोधी गुटों के बीच संकट पैदा हुए, सीधी या ज्यादातर परोक्ष लड़ाई हुई या होने का खतरा मंडराता रहा। अच्छा। ये वो जगह थी जहां शीत युद्ध गर्म होने के कगार पर पहुंच जाता था, लेकिन महाशक्तियां सीधे टकराव से बचती रहीं। स्रोत में कोरिया 1950-53, बर्लिन 1958 से 62, ओंगो 1960 की शुरुआत, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी जगहों का नाम है। और इन दायरों में क्या हुआ? क्या वहां सीधी लड़ाई हुई? हाँ, इन जगहों पर भयानक लड़ाइयां लड़ी गईं, लाखों लोग मारे गए, भारी तबाही हुई। ये अक्सर छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर्स होते थे, मतलब लोकल ताकतें लड़ रही होती थी, लेकिन उन्हें हथियार, पैसा और सपोर्ट दोनों महाशक्तियों में से किसी एक से मिल रहा होता था। जैसे कोरिया में? हाँ, जैसे कोरिया युद्ध में नॉर्थ कोरिया को सोवियत और चीनी सपोर्ट था, तो साउथ कोरिया को अमेरिकी और यूएन का। वियतनाम युद्ध तो और भी लंबा और विनाशकारी साबित हुआ। तो भले ही महाशक्तियां सीधे नहीं लड़ी, लेकिन इन दायरों में शीत युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी, खासकर वहां के आम लोगों को। क्या इन संकटों को टालने या कम करने के लिए कोई कोशिशें भी हुई? मतलब क्या सब बस देखते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। कई बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं ने, जैसे कोरिया युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने, बीच बचाव करने की कोशिश की। अच्छा। कांगो संकट में यूएन के सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड ने शांति बहाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। हाँ। धीरे धीरे खासकर क्यूबा संकट के बाद महाशक्तियों में भी ये समझ बढ़ी कि भाई बातचीत जरूरी है और कुछ लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है। थोड़ा संयम बरतने की जरूरत महसूस की जाने लगी। आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम का जिक्र किया। जब दुनिया इस तरह दो खेमों में बट रही थी, तब ये तीसरा रास्ता कैसे सामने आया? ये क्या था? ये उन देशों की आवाज थी जो हाल ही में कॉलोनियल गुलामी से आजाद हुए थे। एशिया, अफ्रीका और कुछ हद तक लैटिन अमेरिका के देश, नए नए आजाद हुए देश। हाँ, उनके सामने सवाल था कि क्या एक गुलामी से निकलकर दूसरी महाशक्ति की गुलामी में फंस जाएं? गुटनिरपेक्षता इसी सवाल का जवाब थी। ये न तो अमेरिका वाले पश्चिमी गुट में शामिल होने का रास्ता था, न ही सोवियत संघ वाले पूर्वी गुट में। ये अपनी आजाद पहचान और विदेश नीति बनाए रखने का एक संकल्प था। इसकी शुरुआत कैसे हुई? कौन थे इसके पीछे मुख्य लोग? इसकी जड़ें कुछ नेताओं की पर्सनल दोस्ती और मिलती-जुलती सोच में थीं। स्रोत खास तौर पर 3 नेताओं का जिक्र करते हैं: युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। हाँ, इन तीनों का नाम आता है। 1956 में इनकी एक अहम बैठक हुई थी। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे निक्रुमा ने भी इस आइडिया का बहुत जोरदार समर्थन किया। इन्हीं 5 नेताओं को नैम का फाउंडर माना जाता है। और पहला सम्मेलन कब हुआ? पहला फॉर्मल समिट 1961 में बेलग्रेड में हुआ, युगोस्लाविया की राजधानी। उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। अच्छा, सिर्फ 25? हाँ, शुरुआत में। इसके पीछे 3 मुख्य वजह थीं। एक तो इन नेताओं का आपसी तालमेल, दूसरा शीत युद्ध का तनाव जो लगातार बढ़ रहा था और दुनिया के नए हिस्सों तक फैल रहा था, और तीसरा यूएन में अफ्रीका के कई नए आजाद देशों का शामिल होना, जिन्होंने इस आंदोलन को एक नई ताकत दी। यह आंदोलन समय के साथ काफी बड़ा हो गया। 2006 के हवाना समिट तक तो इसके 116 सदस्य देश और कई ऑब्जर्वर देश थे। तो क्या गुटनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ अलग थलग रहना था? मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। स्रोत इसे साफ करते हैं। ये अलगाववाद या आइसोलेशनिज्म नहीं था, जैसा कि अमेरिका ने कुछ समय तक किया था। एनएएम देश दुनिया के मामलों में एक्टिव थे, शांति बहाली और मध्यस्थता में भूमिका निभाते थे। अच्छा। और ये तटस्थता या न्यूट्रलिटी भी नहीं थी, जो आमतौर पर युद्ध के समय अपनाई जाती है। एनएएम देशों ने जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए युद्ध भी लड़े और युद्धों को खत्म करवाने की कोशिशें भी की। तो फिर क्या था ये? तो ये मूल रूप से गठबंधनों से दूर रहते हुए दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने और अपनी स्वतंत्र आवाज बुलंद करने का एक मंच था। इन गुटनिरपेक्ष देशों के सामने एक और बड़ी चुनौती रही होगी आर्थिक विकास की। इनमें से ज्यादातर देश तो गरीब थे, जिन्हें स्रोत अल्प विकसित देश या एलडीसीज कहता है। एकदम सही। इन देशों को जल्दी एहसास हो गया कि पॉलिटिकल आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक वे इकोनॉमिकली पिछड़े रहेंगे और अमीर देशों पर, खासकर अपनी पुरानी कॉलोनियल ताकतों पर निर्भर रहेंगे। उन्हें लगा कि जो मौजूदा इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है वो उनके हितों के खिलाफ है।
इसी सोच से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIO की मांग उठी। ये NIO आखिर थी क्या मांगे थी इसमें? इसका आइडिया 1970s के दशक में जोर पकड़ा। 1972 में UN की एक संस्था है UNCTAD, अंकटाड। उसने टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट पेश की। अच्छा। इसमें ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक नियमों में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव था ताकि गरीब देशों को फायदा हो सके। क्या थी वो मुख्य मांगे? मुख्य मांगे थी एक कि विकासशील देशों का अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल, खनिज वगैरह पर पूरा कंट्रोल हो, जिनका फायदा अब तक विकसित देश उठाते आए थे। सही है। 2, उन्हें पश्चिमी देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच मिले ताकि वे अपना सामान बेच सकें और व्यापार से मुनाफा कमा सकें। 3, वेस्टर्न देशों से जो टेक्नोलॉजी मिलती है उसकी कॉस्ट कम की जाए ताकि वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें। और 4, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में उनकी भूमिका और आवाज बढ़े। तो क्या NAM का फोकस पॉलिटिकल मुद्दों से हटकर इकोनॉमिक मुद्दों पर चला गया था? हाँ, 1970 के दशक के मध्य तक कह सकते हैं आर्थिक मुद्दे NAM के एजेंडे पर हावी हो गए। ये आंदोलन एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज का एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया जो अमीर देशों पर सिस्टम बदलने के लिए दबाव डाल रहा था। पर यह कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो पाई, है ना? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। क्यों? NIO की ये पहल क्यों ठंडी पड़ गई? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला, जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। जाहिर है वे मौजूदा सिस्टम से फायदा उठा रहे थे और इसे बदलना नहीं चाहते थे। और दूसरा, गुटनिरपेक्ष देशों के बीच भी पूरी एकता बनाए रखना मुश्किल था। उनके अपने हित और प्राथमिकताएं अलग अलग थीं और विकसित देशों के एकजुट विरोध के सामने वे कह सकते हैं बिखर गए। 1980s के दशक के अंत तक NIO का जोर काफी कम हो गया। ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ढांचे को बदलना कितना मुश्किल है। हाँ, खासकर जब शक्तिशाली देशों के हित दांव पर हों। अब आते हैं भारत पर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक संस्थापक और लीडर के तौर पर शीत युद्ध के इस दौर में भारत की भूमिका कैसी रही? भारत ने एक बहुत ही सोची समझी 2 लेवल की पॉलिसी अपनाई। पहला, भारत ने खुद को दोनों महाशक्तियों के मिलिट्री गठबंधनों नाटो और वॉर्सो पैक्ट से एक्टिवली दूर रखा। हाँ। दूसरा, उसने एशिया और अफ्रीका के जो दूसरे नए आज़ाद हुए देश थे उन्हें भी इन गठबंधनों में शामिल होने से कह सकते हैं हतोत्साहित किया। ये कोई पैसिव या भाग जाने वाली पॉलिसी नहीं थी, जैसा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद कहा था। तो ये एक एक्टिव पॉलिसी थी, मतलब भारत चुप नहीं बैठा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिव रोल निभाया। उसका लक्ष्य था शीत युद्ध की जो राइवलरी थी उसे कम करना और जहां तक हो सके इंटरनेशनल झगड़ों को शांति से सुलझाने में मदद करना। अच्छा। भारतीय डिप्लोमैट्स और नेताओं ने अक्सर विरोधी पक्षों के बीच बातचीत कराने और मध्यस्थता करने की कोशिश की। जैसे कोरियाई युद्ध के अंत में जो युद्धबंदी थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उनकी अदला बदली के मामले में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। इस गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को क्या हासिल हुआ? इसके क्या फायदे थे? स्रोत 2 मुख्य फायदों की ओर इशारा करते हैं। पहला, गुटनिरपेक्षता ने भारत को ऐसे इंटरनेशनल फैसले लेने की आजादी दी जो उसके अपने हितों में थे, न कि किसी सुपर पावर के दबाव में। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय कर सकता था। दूसरा, भारत इस पोजीशन में था कि वो एक महाशक्ति को दूसरे के खिलाफ बैलेंस कर सके। अगर उसे लगता कि एक सुपर पावर, मान लीजिए अमेरिका या सोवियत संघ, उस पर गलत दबाव डाल रही है या उसे इग्नोर कर रही है, तो वो दूसरे खेमे की तरफ थोड़ा झुक सकता था। इससे कोई भी भारत को हल्के में नहीं ले सकता था। बिल्कुल, और दोनों गुट उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन इस नीति की आलोचना भी तो हुई होगी, जरूर हुई होगी। हाँ, बिल्कुल हुई, और 2 मुख्य आधारों पर। पहली आलोचना ये थी कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांतहीन है, मतलब अनप्रिंसिपल्ड है। ऐसा क्यों कहा गया? आलोचकों का कहना था कि भारत अक्सर राष्ट्रीय हित के नाम पर जरूरी इंटरनेशनल इश्यूज पर कोई साफ और कड़ा स्टैंड लेने से बचता था, भले ही वो नैतिक रूप से जरूरी क्यों ना हो। अच्छा, और दूसरी आलोचना क्या थी? दूसरी आलोचना ये थी कि भारत के व्यवहार में असंगति थी, इनकंसिस्टेंसी थी। भारत एक तरफ तो दूसरों को मिलिट्री अलायंस में शामिल होने से रोकता था और उनकी आलोचना करता था, लेकिन अगस्त 1971 में उसने खुद सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर साइन कर दी। हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, आलोचकों ने इसे गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ माना। इस पर भारत सरकार का क्या कहना था? क्या स्पष्टीकरण था? भारत सरकार का तर्क था कि ये संधि किसी मिलिट्री गुट में शामिल होना नहीं था। उस समय बांग्लादेश संकट चल रहा था
और भारत को पाकिस्तान और संभावित चीनी या अमेरिकी दखल के खिलाफ डिप्लोमेटिक और शायद मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी। अच्छा, तो ये उस समय की जरूरत थी। हाँ, सरकार ने जोर दिया कि ये संधि भारत को अमेरिका सहित दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से नहीं रोकती है, और ये सोवियत खेमे में शामिल होना बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से कह सकते हैं खास हालात में उठाया गया कदम था। शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की होड़ तो लगातार चलती रही, लेकिन क्या इसे कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए? क्या कोई संधियां हुई? हाँ, जब दोनों पक्षों ने खासकर क्यूबा मिसाइल संकट के बाद परमाणु युद्ध के भयानक खतरों को और गहराई से महसूस किया, तो उनमें हथियारों की दौड़ को थोड़ा कंट्रोल करने पर सहमति बनी। इसे शस्त्र नियंत्रण या आर्म्स कंट्रोल कहा गया। इसका मकसद क्या था? हथियार खत्म करना नहीं, मकसद हथियार पूरी तरह खत्म करना नहीं था, बल्कि कुछ खास किस्म के हथियारों को लिमिट करना या उनके प्रोडक्शन की रफ्तार को कम करना था, ताकि एक स्टेबल बैलेंस बना रहे और अचानक युद्ध छिड़ने का खतरा कम हो। इस दिशा में कौन सी प्रमुख संधियां हुई? स्रोत में कई संधियों का जिक्र है, शायद हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण पर बात कर सकते हैं। हाँ, पूरी लिस्ट तो लंबी है, लेकिन कुछ माइलस्टोन थे। 1963 में हुई सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी LTBT। इसने एटमॉस्फेयर में, बाहरी स्पेस में और पानी के नीचे न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगा दी। ये अहम क्यों थी? क्योंकि इससे परमाणु रेडिएशन फैलने का खतरा कम हुआ। ये एक बड़ा कदम था। फिर 1968 में आई NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये तो बहुत सुनी है। हाँ, ये बहुत अहम संधि थी। इसने तय किया कि जिन 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास 1967 तक परमाणु हथियार थे, केवल वही उन्हें रख सकते हैं। बाकी देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेंगे। और बदले में उन्हें क्या मिलेगा? बदले में उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में मदद मिलेगी। और इसके बाद भी बातचीत जारी रही? हाँ, 1970s के दशक में सॉल्ट टॉक्स शुरू हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। सॉल्ट 1 1972 में पहली बार दोनों सुपर पावर्स ने अपने लंबी दूरी के मिसाइलों की संख्या को लिमिट करने पर सहमति जताई, और ABM ट्रीटी भी की, जिसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिमिट किया। बाद में सॉल्ट 2 और फिर 1990 के दशक में स्टार्ट संधियां हुई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिनका लक्ष्य हथियारों की संख्या में असल कमी लाना था। तो ये एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, जिसमें प्रोग्रेस धीमी थी, लेकिन इसने कम से कम बातचीत का एक चैनल खुला रखा। अब फिर आखिरकार ये लंबा और तनाव भरा दौर खत्म हुआ कैसे? हाँ, 1980s के दशक के आखिर में बहुत नाटकीय घटनाक्रम हुए। स्रोत 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने का जिक्र करते हैं। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा सिंबल था। बिल्कुल, वो शीत युद्ध के बंटवारे का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ खुद ही टूट गया, विघटित हो गया। इन घटनाओं के साथ ही शीत युद्ध का फॉर्मल अंत माना जाता है। इस अंत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर क्या असर पड़ा? जब 2 गुट ही नहीं रहे तो नाम का क्या हुआ? जाहिर है, जब वो 2 मुख्य गुट ही नहीं रहे जिनके खिलाफ गुटनिरपेक्षता एक रिएक्शन थी, तो आंदोलन की रेलेवेंस पर सवाल उठने लगे। ये कुछ हद तक कमजोर भी हुआ। लेकिन क्या ये पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया? नहीं, स्रोत ये भी कहते हैं कि नैम के जो मूल सिद्धांत थे, जैसे कॉलोनियलिज्म से आज़ाद हुए देशों का साझा ऐतिहासिक अनुभव, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का अधिकार, विकासशील देशों की एकजुटता और इंटरनेशनल सिस्टम को ज़्यादा डेमोक्रेटिक और न्यायपूर्ण बनाने की ज़रूरत, ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो शायद उसे नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हाँ, शायद नैम को नए ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म या ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर फोकस करके खुद को कह सकते हैं री इन्वेंट करने की जरूरत है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो शीत युद्ध सिर्फ 2 महाशक्तियों की लड़ाई नहीं थी। ये विचारधाराओं का टकराव था, परमाणु विनाश के साये में जिया गया एक युग था। इसने दुनिया को 2 खेमों में बांटा, लेकिन साथ ही गुटनिरपेक्षता जैसे तीसरे रास्ते को भी जन्म दिया। बिल्कुल, इस दौर ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आकार दिया, और आज की कई ग्लोबल समस्याओं की जड़ें इसी दौर में खोजी जा सकती हैं। भारत जैसे देशों ने इस मुश्किल दौर में अपनी जगह बनाने, अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखने और ग्लोबल मंच पर अपनी आवाज उठाने की जद्दोजहद की। इसमें सफलताएं भी मिली और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। ये दौर खत्म हो गया है, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वे सोच विचार कर सकें। जरूर। शीत युद्ध का वो सीधा साधा बाइपोलर ढांचा, अमेरिका बनाम सोवियत संघ, वो तो अब नहीं है।
दुनिया अब मल्टीपोलर है या शायद किसी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में है। हाँ। लेकिन क्या वो बुनियादी चीजें जैसे अलग अलग विचारधाराओं या सिस्टम्स के बीच कंपटीशन, अलग अलग देशों द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिशें, परोक्ष या प्रॉक्सी तरीकों से लड़े जाने वाले संघर्ष, और खासकर छोटे या मझोले देशों के लिए। हाँ, खासकर छोटे या मीडियम साइज के देशों के लिए बड़ी ताकतों के दबावों के बीच अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने की चुनौती। क्या ये डायनेमिक्स आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, भले ही नए रूपों में, अब भी उतनी ही मौजूद नहीं है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचने से शायद हमें आज की दुनिया को समझने में कुछ और मदद मिले।